स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज हम सिद्ध करने वाले हैं a बराबर r/2। ये है फिजिक्स के दर्पण में जो होता है हमारा a बराबर r/2 अर्थात फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता केंद्र/2। इसका मतलब हुआ कि जो फोकस दूरी है वो आधी होती है वक्रता त्रिज्या की। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये क्लास 12 में बोर्ड परीक्षा में जरूर देता है एक क्वेश्चन कि सिद्ध करें इसे f बराबर i/2। इस शब्द में भी दे सकता है। दोस्तों, आपको ये दे देगा कि किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन दे देगा। तो सेम एक ही उत्तर होगा दोनों का, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे भी वह भी क्वेश्चन को इसी तरह बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि a बराबर r/2 अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, इसको हम विरंजित कर देते हैं, जिसे हम पोलिस भी कहते हैं। ये इधर से पोलिस हो गया, इसे मान लेते हैं x, ये हो गया x डैश। ये हमारा बिंदु हो गया, इसका ध्रुव अर्थात P, एवं ये हुआ हमारा केंद्र और ये हुआ हमारा फोकस दूरी। अब देखिए दोस्तों, जब कोई भी किरण अनंत दूरी से या कहीं से भी किरण आए तो हम जानते हैं, ये 10वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई किरण प्रकाश से दर्पण पर टकराकर वह सीधे फोकस दूरी पर गुजरती है। तो चलिए कोई मान लीजिए ये अनंत से आती हुई किरण इस बिंदु से टकराकर सीधे फोकस दूरी पर आई, फोकस दूरी से गुजर गई। तो चलिए इसे भी मान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा हो गया B और ये बिंदु जो है वो हो गया A। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, इतना कर दिए। तो इतना किए हैं तो सबसे पहले कुछ नहीं, जो चित्र में किए हैं, चित्र जितना लिए हैं उतना पहले हम लिख लेंगे। यही करेंगे बात। तो चलिए इसको हम लिखे हैं तो मान लेंगे कि माना कि x डेट एक अवतल दर्पण है। चलिए पहले हम आपको लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया। क्या लिखा है, जो यहाँ पे किए हैं काम उसे हम शब्द में लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखे, माना कि x डैश एक अवतल दर्पण है। देखिए x डैश एक हमारा अवतल दर्पण है जिसमें B कोई अनंत दूरी से आती हुई किरण, ये जो B है ये अनंत दूरी से आती हुई किरण दर्पण के एक बिंदु पर टकराकर फोकस दूरी से गुजरती है। वही हुआ है, दर्पण के A बिंदु से टकराकर फोकस दूरी पर गुजरा है। देखिए दोस्तों, इतना किए तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या, यहाँ लिख देते हैं रचना। और ये रचना करेंगे क्या, A एवं केंद्र को मिलाएंगे, बिंदु A एवं C को मिला देंगे। तो चलिए मिला लेते हैं A एवं C को। A एवं C को मिला, यही लिख देंगे रचना में कि दर्पण का बिंदु A एवं C को मिलाएं। ये मिलाने के बाद अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, प्रकाश की परावर्तन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। एक नियम क्या कहता है, एक नियम कहता है कि उसमें आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, एवं दूसरा होता है आपतित किरण
परावर्तित किरण एवं लंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए क्या आपतन कोण कौन है, यहीं पे ना ये आपतन कोण बनेगा, ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण। आपतन कोण जिसे हम I से निरूपित करते हैं, परावर्तन कोण जिसे हम R से निरूपित करते हैं। क्यों? क्योंकि आपतन कोण R से I से एवं परावर्तन कोण R से। तो इस परावर्तन कोण के नियम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि कोण I बराबर है कोण R के, होगा ना, कोण I बराबर है कोण R के। अब देखिए, अब इसके बाद ध्यान दे रहे हैं, इस काम को करने के बाद जब देख रहे हैं तो देखते हैं कि ये PC रेखा समांतर है AB रेखा के, है ना, ये कहीं भी जाए, ये कहीं भी नहीं कर सकता है। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखा उसे कहते हैं जो दो कोई लाइन अनंत दूरी पर जाते भी जाकर भी कहीं नहीं कटे, आपस में नहीं मिले, उसे हम समांतर कोण कहते हैं। तो देखिए, तो ये कहीं भी जाएगा नहीं ना मिलेगा, तो इसे पहले लिख लेंगे क्या, अब उसके बाद लिखेंगे PC समांतर है AB के, ठीक है, ये दो क्रिया किए। अब देखिए हम जानते हैं कि कोई समांतर रेखा पर गुजारी हुई किरण, इसका एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये जो रेखा है ये गुजरा है ना, अगर इसे और आगे बढ़ाएं तो ये इस पे गुजरा है, ये समांतर रेखा पर गुजरा है, तो इसका एकांतर कोण क्या है, I है, एवं जैसे कि इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा I, इसका हो जाएगा कोण C, कोण C होगा। तो हम एकांतर कोण के सहायता से एकांतर कोण के नियम से हम लिख सकते हैं कि कोण BAC, कोण BAC बराबर है कोण ACF, क्या ACF। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे लिख दिए, तो हम जानते हैं ये हम 10वीं में 9वीं में ये जब से त्रिभुज पढ़ रहे हैं तब से हमें पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आज जान लीजिए, किसी भी कोण को जब इस रूप में लिखते हैं तो जिस कोण को लिखना होता है उसे बीच में रखते हैं। तो क्या यहाँ पे देखिए, कोण A को लिखना है तो हमारा I को लिखना है तो हमारा क्या है, A है ना, तो इसीलिए कोण A को लिखे हैं तो बीच में रखेंगे। यहाँ पे कोण C को लिखे हैं तो इससे भी क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। इतना हो गया। तो देखिए कोण BAC क्या है, हमारा IN है, तो लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण ACF बराबर है। अब देखिए एक बात, इतना लिख लिए तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या इतना लिखे तो देखिए क्या है हमारा, एक मिनट ध्यान दीजिए आप, कोण I बराबर है कोण R के एवं यही I बराबर है कोण C के। देखिए यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये कोण ACF लिख लेते हैं। देखिए ये हुआ इस प्रकार है ना, ये ACF, यहाँ पे कोण R है, यहाँ पे कोण C है, तो I के बराबर कोण R भी है, I के बराबर कोण C भी है। तो जब दोनों I के बराबर है तो ये आपस में भी तो बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं, समझे कि नहीं आप। देखिए मान लीजिए, जैसे से समझाता हूँ, मान लीजिए एक लड़का सोहन है, इसका दोस्त स्कूल का एक दोस्त मोहन है, एवं ये घर पे है, इसका एक घर के बगल में का दोस्त राकेश है। सोहन का उम्र 13 साल, सोहन की उम्र के बराबर मोहन का भी उम्र है और सोहन की उम्र के बराबर राकेश के भी उम्र है, अर्थात इसका 13 है तो इसका भी 13 है, बराबर है। तो इसका 13 उम्र है ना, तो इसके बराबर तो इसका राकेश का भी है, तो राकेश का भी कितना होगा, जाहिर सी बात है 13 होगा। तो मान लीजिए जब ये सोहन अपने दोनों दोस्तों को आपस में मिलाएगा और उसके बाद देखा जाएगा
तो इन दोनों का उम्र भी तो आपस में बराबर है ना, इनका भी तो उम्र बराबर है। ठीक इसी प्रकार हमारा ये है कि आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर भी है, कोण आई बराबर कोण सी भी है, तो हम जाहिर सी बात है कि कोण आर बराबर कोण सी भी हो सकता है। अब देखिए इस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है, तो हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है तो वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज कहलाती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसके सामने का भुज क्या है, ये है भुजा, इसके सामने का भुजा ये है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे कि ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ भुजा, सी एफ हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा। ये बात को समझे ना। हम लोगों ने क्या किया, हमारा फिर से समझिए, जब कोण आई बराबर कोण आर है, कोण आई बराबर कोण सी है, तो दो कोण एक त्रिभुज में बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और जब दो भुजा एक त्रिभुज में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्या, तो इसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं ना कि सी ए बराबर एफ होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम सॉरी यहाँ पर नहीं लिखिए, ये हमारा ये क्यों कैसे आया, कोण आई बराबर कोण सी एफ, ये एकांतर कोण के हिसाब से आया, तो इसे हम लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अब देखिए इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा ए बराबर सी एफ। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्रवर्तन खोज हो रहा था, उसको भी कर लिए। यहाँ पे हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा था, उसको भी कर लिए, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक हम कल्पना करेंगे। मान लीजिए, देखिए आपको बताता हूँ क्या कल्पना करें। ये हमारा दर्पण जो है इत्तेचक है, एक दर्पण हम इत्तेचक का जो बना दे, इससे बड़ा बना दे, तो हमारा पिच यहाँ पी हो गया, यहाँ ए हो गया। आप लोगों को यहाँ दूरी दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप देख रहे हैं कि अगर बड़ा दर्पण होता है तो उसकी दूरी, जो द्वारक होता है क्या होता है, दर्पण का द्वारक हम ध्रुव को मानते हैं। तो इस द्वारक से वो बिंदु ए, जिसे हम ए बिंदु माने, वो दूर पर, मतलब दूर, थोड़ा सा इससे दूर बन रहा है। और यहाँ पे जब छोटा रह रहा है, छोटा दर्पण हो रहा है, तो उसके द्वारक से ये ए नजदीक आ रहा है। तो मान लीजिए कि ये इत्तेचक है, एक यहाँ से इत्तेचक बना लें, जितना छोटा करेंगे उतना नजदीक आएगा। देखिए यहाँ पर पी ए, देखिए इससे छोटा हो गया, मतलब दर्पण जितना छोटा करेंगे हमारा बिंदु ए द्वारक के उतना ही नजदीक आएगा। तो ऐसे करते करते हम, एक ऐसा समय आएगा कि जो बिंदु ए है वो द्वारक के बराबर हो जाएगा। कुछ समझ रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ए बिंदु है, ये पी, इससे छोटा बनाए, ये हमारा पी, ये ए, इससे छोटा बनाए, ये हमारा पी, ये ए, इससे छोटा बनाए। मतलब कि एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि जो ये ए है ये बराबर हो जाएगा किसके, पी के। पी के जब बराबर हो जाएगा ना, तो यही कल्पना क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, कल्पना कर लें तो लिखेंगे यदि दर्पण जितना छोटा होगा उसका बिंदु ए उस दर्पण के द्वारक से उतना ही नजदीक होगा। चल, इतना लिख लिया हम लोगों ने, यही कल्पना किया। उसके बाद जब ये बराबर हो जाएंगे, मान लीजिए ये है पी ए, यहाँ पे जो किरण आया है ये एफ से, अगर यही ना बिंदु है तो यहाँ आया, तो ये भी रेखा यहाँ आएगा,
यहाँ आया, ये भी रेखा यहाँ आएगा, मतलब छोटा होते जाए अगर हमारा दर्पण तब की बात कर रहे हैं। और एक समय आएगा कि ये ए यहाँ पे आ जाएगा, तो उससे तो गुजरना है एफ से। तो क्या हमारा एफ बराबर बी एफ नहीं हो सकता है, पी एफ नहीं हो सकता है? होगा ना एकदम हमको, क्योंकि देखिए यही तो आया हमारा, जब ए पर आ जाएगा तो जो ये बन रहा है ये दूरी यहाँ पे आ जाएगा ना, सेम टू सेम, तो हमारा पी एफ बराबर हो जाएगा एफ, होगा ना। तो इसीलिए हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ चलिए आते हैं, कल्पना करने पर, कल्पना करने पर, कल्पना करने पर हमारा कितना आ गया, पी एफ बराबर आ गया हमारा एफ। इसे मान लेंगे समीकरण 2। बस जैसे इतना करेंगे अब उसके बाद हमारा आंसर इजीली आएगा। अब मान लीजिए समीकरण 1 तथा 2 को एक पास रखेंगे, 2 को रखने पर ये लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ए बराबर सी एफ, यहाँ पे पी एफ बराबर एफ, अर्थात कि जो ए एफ है ये बराबर है पी एफ का भी, और यही ए एफ बराबर है सी एफ का भी। तो क्या होगा, जब ए एफ बराबर पी एफ एवं पी एफ बराबर ए एफ, तो क्या ये सी एफ एवं पी एफ ये भी आपस में बराबर होगा। जिस तरह ये हुआ आर और कोण सी और कोण आर, उसी प्रकार ये भी तो हो सकता है ना, तो ये बिल्कुल होगा। तो लिख देंगे हम पी एफ बराबर सी एफ। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम सीपी में से देखिए हमारा पीसी में से हम पीएफ घटाएंगे, हमें सीएफ के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सीएफ के मान निकालने के लिए देखिए अगर हम सीपी माइनस पीएफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इतना ही ना आएगा क्या, सीएफ। मान लीजिए कि हमारे पास 10 रुपया है, 10 रुपया है, इसमें से हम क्या करते हैं कि 7 रुपये घटा लेंगे, मतलब 7 रुपये किसी को दे देंगे तो हमारा पास 3 रुपये बचेगा। ठीक इसी प्रकार जब इतना दूरी में से इतना घटा लेंगे तो इतना ही दूरी ना बचेगा, वही लिख दिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सीपी माइनस पी एफ, ये सीपी पी एफ के बराबर है, तो क्या हम सीपी की जगह पी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे पी एफ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सीपी और जब इस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में पीएफ को भेजेंगे तो क्या ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पीएफ प्लस पीएफ, तो ये हो गया हमारा 2pf। अब देखिए सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा वक्ता केंद्र है, तो वक्ता केंद्र को हम जानते हैं कि सी से दर्शाते हैं, सॉरी आर से दर्शाते हैं, यस आर से दर्शाते हैं, तो क्या लिखेंगे, सॉरी वक्ता त्रिज्या ना, ये सी और इतना दूरी जो ये दूरी है ये क्या है, वक्ता त्रिज्या है सीपी और ये इतना दूर का, तो वक्ता त्रिज्या को हम क्या करते हैं आर से दर्शाते हैं, आर लिख दिए, ये 2 का 2 और ये पी एफ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये फोकस दूरी, ये तो फोकस केंद्र हो गया, और इतना दूर का क्या होता है फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं, तो एफ हो गया। अब जब इसे ए बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा r/2, तो यही हमारा सूत्र हो गया प्रूफ। देखिए दोस्तों ये हमारा सूत्र प्रूफ हो गया। अब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है, तो दोस्तों इस वीडियो को जो इस साल 12th का परीक्षा देने वाले हैं, जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में जो बैठने वाले हैं, उसके पास अगर हो सके तो आप शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से उसका 5 नंबर या 2 नंबर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।